नमस्कार। जय साइंस एंड एजुकेशन में आपका स्वागत करते हुए हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य समस्या के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इसी में अगला टॉपिक है सिफिलिस। सिफिलिस को उपदंश या आंतशतक भी कहा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है उपदंश या आंतशतक। ये एक्चुअल में ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो टिपानीमा पॉलिडम के कारण होता है। यहाँ पे कारक लिखा गया है, टिपानीमा पॉलिडम बैक्टीरिया के कारण ये होता है और इसके दो प्रकार देखे गए हैं। पहला जन्मजात होता है, दूसरा अधिग्रहित होता है। जन्मजात माँ द्वारा फैलता है। इसको जन्मजात उपदंश भी कहते हैं। ये माँ को यदि सिफिलिस होता है, यदि माँ सिफिलिस की बीमारी से ग्रसित है तो उसके द्वारा पैदा किए गए बच्चे को भी हो सकता है। इसमें त्वचा पर घाव, चकत्ते, पीलिया, बुखार, एनीमिया, राइनाइटिस जैसे नाक का बधना चाहे छींकना ऐसा लक्षण देखा जाता है, उसमें बच्चे में दिखता है। प्लीहा व लीवर में सूजन ऐसा माना जाता है कि इनके अंदर हो जाता है। बाद में ये दांत वगैरह भी उसके खराब होने लगते हैं। इसमें बहरापन और ये भी एक समस्या देखी गई है कि समय से पूर्व यदि जन्म बच्चे का हो जाता है तो उस अवस्था में उसको काफ़ी कमज़ोर रहता है और गर्भ में ही माँ के गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। ये जन्मजात जो सिफिलिस है उसमें ये देखा गया है। दूसरा है अधिग्रहित। अधिग्रहित को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रारंभिक अव्यक्त और दूसरा विलंबित अव्यक्त। प्रारंभिक अव्यक्त में जैसे प्रारंभिक अव्यक्त को 3 भाग में बांटा गया है, क्रमशः ABC करके किया गया है। तो प्रारंभिक जो अव्यक्त है उसमें प्राथमिक जो चरण होता है, इस चरण में क्या अल्सर एक घाव जैसा हो जाता है, चकत्ते जैसा, और नासूर बन जाता है। मतलब पहला चरण में जो होता है उसमें नासूर घाव जैसा दिखता है। ठीक इसकी एक विशेषता इसमें रहती है। और दूसरा जो देखा जाए तो उसमें दूसरे चरण में इसमें त्वचा पर चकत्ते तो दिखते हैं और उसके अलावा नासूर घाव जैसा दिखता है और इसमें लसिका पर विकृति की भी विशेषता देखी गई है। जो लसिका ग्रंथियाँ होती हैं उसमें भी विकृतियाँ देखने को मिलती हैं। अब तीसरा इसमें प्रारंभिक अव्यक्त है। प्रारंभिक अव्यक्त में क्या देखा गया है कि इसका चरण थोड़ा लंबा होता है। ये लगभग इसके लक्षण देखने में 2-3 साल लग जाते हैं। थोड़ा सा इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा अलग से बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये सिफिलिस जो उसको उपदंश या आंतशतक कहते हैं, एक्चुअल में ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो आपने पढ़ा टिपानीमा पॉलिडम बैक्टीरिया के कारण होता है। ये एक जो बैक्टीरिया है टिपानीमा पॉलिडम, ये डैमेज त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली के माध्यम से प्रवेश करता है और भी कई कारण हो सकते हैं इसमें जो सिफिलिस की बीमारी हो सकती है। ये सिफिलिस का इलाज संभव है, लेकिन HIV होने पर सिफिलिस का इलाज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सिफिलिस का इलाज न होने पर तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, आँखों से रोशनी चली जाती है, अंधापन का शिकार हो जाता है रोगी, हृदय मस्तिष्क को प्रभावित करता है। सामान्यतः जेनिटल अंगों को देखा जाए या मलाशय को देखा जाए या मुंह पे घाव होने का लक्षण दिखाई देता है। ये कुछ मामलों में स्तनपान कराने से भी, यदि माँ संक्रमित है और बच्चे को स्तनपान करा रही है
तो संभावना रहता है कि बच्चे को भी सिफिलिस की बीमारी हो सकती है। अब इसी में हम लोग प्रारंभिक अवस्था जो लक्षण हम बात करेंगे, लक्षण में देखा जाए जो आगे चलते हुए प्रारंभिक अवस्था के बारे में देखें तो इसमें फोड़ा होता है जो दर्द रहित होता है, गोल होता है। कभी कभार इसमें बुखार भी हो जाता है, बुखार होने लगता है और ये 1 माह तक भी हो सकता है। बुखार जो 1 से 1.5 माह तक हो सकता है, मतलब 4, 5, 6 सप्ताह तक ये आपको लक्षण इसमें दिखेगा। तो प्रारंभिक जो उपदंश में अक्सर इन सब चीज़ों का लक्षण देखने को मिलता है। जो घाव होता है उसको चैकर बोला जाता है, जो घाव जो होता है उसको चैकर बोला जाता है। और चैकर या अल्सर जिस नाम से भी कहते हैं, चाहे नासूर कहा जाता है, ये दर्द नहीं करता है, एक इसका एक लक्षण है। कभी कभार इसमें दर्द भी हो सकता है और ये 1 से अधिक भी हो सकता है। चैकर जो दिखता है, जो गोल चकत्ता दिखाई देता है, वो 1 से या 1 से अधिक भी हो सकता है। यह जेनाइटल ऑर्गन्स पे ज़्यादा देखा गया है, मलाशय के भीतर भी हो सकता है और जो लगभग 3 से लेकर के 6 सप्ताह में ठीक हो जाता है। इसका देखा जाए प्रभाव तो 3 से लेकर के 6 सप्ताह यानी कि 1.5 महीने तक ये रहता है और ये समाप्त हो जाता है। अब दूसरा चरण, कहीं कहीं आपको द्वितीयक चरण उपदंश भी लिखा हुआ मिलेगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। द्वितीयक उपदंश भी लिखा हुआ मिलेगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है, जब पहला ठीक होने के कुछ दिन बाद दूसरा चकत्ते हो सकते हैं। सिफिलिस के दाने में खुजली नहीं होता, एक पहला इसका कैरेक्टर है। लाल भूरे या खुरदरा देखने में ये लगता है। यह शरीर के धड़ यानी कि ऊपरी हिस्से पे, भाग पे, कमर से ऊपर जो भाग है उस पर दिखाई देता है। बाद में ये हाथ पैर के तलवों में भी दिखाई देता है, चकत्ते चकत्ते फोड़े जैसे लाल चाहे भूरे रंग का दिखने लगता है। इसमें जो लक्षण दिखता है उसमें कुछ रोगियों को बालों का गुच्छे में झड़ना एक मेन लक्षण में ये भी आता है। वजन कम होने लगता है और लिम्फ नोड जो होता है उसमें सूजन देखने को मिलता है। बुखार, मांसपेशियों में दर्द, थकावट आदि इसके लक्षण द्वितीयक अवस्था में आपको देखने को मिलेगा। अपने ये भी क्या होता है, अपने आप ठीक होने में इसको सालों लग सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आता है अव्यक्त लक्षण। अव्यक्त लक्षण क्या, इसको अव्यक्त उपदंश भी कहीं आपको मिलेगा लिखा हुआ, अव्यक्त उपदंश। ये एक स्वयं द्वारा बनाया हुआ नोट है ताकि आप लोगों को पढ़ाने में कोई टॉपिक इधर से उधर ना हो जाए, ना छूट जाए, इसलिए बनाया गया है। आप लोगों से आग्रह कि एक बार बुक जरूर देख लें। अव्यक्त लक्षण जिसे अव्यक्त उपदंश कहा जाता है, इसमें शुरू के प्रथम वर्ष में ये लक्षण दिखाई नहीं देता, ऐसा लिखा गया है। तो इसमें शुरू में जो शुरुआत में अव्यक्त लक्षण जो होता है वो दिखाई नहीं देता। ये या तो यह जीवन भर सुषुप्त या सुप्त अवस्था में रहता है। इसमें एक बड़ी समस्या यह है कि ये इसको प्रकट होने में काफ़ी लंबा समय लगता है। अव्यक्त जो लक्षण है, इसका इलाज न होने पर ये द्वितीयक उपदंश में अव्यक्त उपदंश में चला जाता है, लेकिन उपचार होने पर यह रोग यदि इसका उपचार न किया जाए तो यह रोग काफ़ी बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है।
ठीक, तो इसका उपचार सही ढंग से करना बहुत ज़रूरी है। और एक और आता है लक्षण इसमें, विलंबित अव्यक्त उपदंश या देर से अव्यक्त। ठीक, कहीं कहीं आपको विलंबित लिखेगा, विलंबित, तो जो विलंबित अव्यक्त या देर से अव्यक्त लक्षण, इसमें क्या है, इसमें गंभीर घाव लीवर को डैमेज करता है, रक्त वाहिकाओं को ये प्रभावित करता है, हृदय चाहे हड्डी या जोड़ में देखा जाए तो ये दर्द महसूस होता है। इस तरह से इसमें कई लक्षण देखने को मिलते हैं। संचरण क्या होता है, कैसे संचरण होता है, इसमें मैंने बताया कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। यदि संक्रमित साथी के साथ यदि संबंध बनाते हैं, कोई व्यक्ति बनाता है, तो उससे ये बीमारी फैल सकती है। यदि किसी प्रकार का प्रोटेक्शन न लें तो ये बीमारी फैल सकती है। दूसरा, इसमें बैक्टीरिया या श्लेष्मा झिल्ली के माध्यम से भी ये रोग फैलता है। और रक्त के माध्यम से, यदि संक्रमित व्यक्ति कोई है, उसका रक्त यदि स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ा दिया जाए, चाहे स्वस्थ व्यक्ति को उसका ब्लड उसके शरीर में प्रवेश कर गया है, तो वो संक्रमित हो जाएगा। इसका उपचार क्या है, कैसे? पहली बात कि हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए, प्रोटेक्शन लेकर के ही से अपने साथी के साथ संबंध बनाएं। दूसरा, पेनिसिलिन या प्रसव से पूर्व जांच भी एक इसका बचाव का तरीका है। सुरक्षा, बचाव, जागरूकता, लोगों के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस तरह से रहा जाए कि सिफिलिस की बीमारी ना हो। और डॉक्सीसाइक्लिन एक एंटीबायोटिक की दवाओं का भी उपयोग किया जाता है, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन इसमें हुआ, टेट्रासाइक्लिन हुआ, सिस्ट्रैक्जोन हुआ, एजिथ्रोमाइसिन, इस तरह से इसका उपचार किया जाता है। इन दवाओं के, एंटीबायोटिक दवाओं की सहायता से रोग को ठीक करने की कोशिश की जाती है। आप लोगों से एक मेरी सलाह है कि आप इस तरह का कोई रोगी दिखे तो बिना कुशल चिकित्सक के परामर्श के, चाहे उसकी राय लिए बिना, इन दवाओं का सेवन न करें। ये सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए बताया जा रहा है, ताकि आप लोगों को जानकारी हो कि इन दवाओं द्वारा सिफिलिस जैसे समस्या का समाधान किया जा सकता है। ठीक, इस तरह से आज का टॉपिक सिफिलिस संपन्न हुआ। इसको आप लोग ध्यान से देख लें, पढ़ लें, समझ लें और अपने सहपाठियों को भी शेयर करें। आज सामान्यतः लोगों के अंदर अवेयरनेस, ये सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए ताकि इस तरह की समस्या से बच सकें। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इसको आप लोग शेयर भी करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।